रहूंगा नहीं। माई वर्ड विल बी, मैं पहुंच जाऊंगा एक दिन राहुल गांधी जी के पास और मैं बताऊंगा, जनाब आपकी पीठ पे भी छुरा मारा गया, मेरी अकेले की पीठ नहीं है ये मेरे टोनी सिंह की टिकट थोड़ी थी, ये टिकट तो कांग्रेस की थी, ये सीट कांग्रेस की थी, ये कांग्रेस का लाश है। टोनी सिंह का लाश जो है छोटा है, कांग्रेस का लाश बड़ा है। एक विचारधारा की बात हो रही है जनाब, हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ए डिवाइसिव, और मैं समझता हूं कि ये मेरे साथ नहीं, ये राहुल गांधी जी के साथ धोखा है। क्योंकि अगर उन्होंने इंटरेस्ट करके इतने लोगों को सीनियर रखा और वो ऐसी बात करेंगे, ये है उनकी कर्म भूमि। गांधीनगर था, वो यहां से भी आराम से जीत जाते। अगर मैं बाहर से आगे यहाँ पे लड़के 30,000 के करीब वोट ले रहा हूं तो वो तो जीत ही जाते, वहां से हम जीत जाते, आज कांग्रेस की टैली और बड़ी होती। अफसोस इस बात का है, बाकी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी ने हराया। मैं, हाँ, मेरी सीट का जो है, जो वो है, वो मैं कह रहा हूं और वो मैं कहता रहूंगा। वो सिखों की सीट बनती थी और सिखों को जानी चाहिए थी, और सिखों के बीच में हमारे से मजबूत नेता की दावेदारी कहीं और की नहीं थी। जो उमर अब्दुल्ला साहब ईमानदार लोग, मतलब जो पॉलिटिशियन उनकी कैटेगरी में आते हैं, राहुल गांधी, करा साहब, रमन भल्ला किस कैटेगरी के नेता हैं? ये रमन भल्ला जवाब देंगे। मैं देखें, मैं इस पे कोई कटाक्ष या वो नहीं कहना चाहता, ये अपनी अपनी सफाई खुद दें। हम अपने बारे में मैं बात कर सकता हूँ। देखें, मेरा करैक्टर है मेरे हाथ में, मेरा किरदार के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मेरी बोली बानी के लिए मैं डिसरिस्पेक्ट तरीके से लोगों को बोलूं, मैं कोई गलत बात करूं तो आई शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ईमानदार अगर आप बोल सकते हैं तो बाकी चीजें बोलने में क्या है? तो मैं खुद हूं, मैं खुद ईमानदारी से नेतागिरी करता हूं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? अब रमन भल्ला भी हैं, आप भी हैं। नहीं, देखिए, पार्टी में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट ओपिनियंस के साथ लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा कोई दुश्मनी होगी है, बट कहीं तो करेक्शन की जरूरत है, वो जरूर बोलनी है। कोई मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, आज भी सीनियर हैं। वो मुझे दैट हैज कम अंडर डाउट शुड बी रिप्लेस्ड। तो सब अफसोस हो रहा है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते, आज किसी मंत्रालय में होते, सीट आपकी मर्जी की होती। उमर साहब आपके मतलब सीनियर रहे हैं पहले भी, जब यूथ में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे, तो अफसोस तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी अगेन इज ए वेरी ग्रेट लीडर एंड आई एडमायर राहुल गांधी। और बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उमर अब्दुल्ला अगेन इज ए ऑनेस्ट एंड ए डाउन टू अर्थ और ईमानदार नेताओं में मैं उसको शामिल करता हूँ। हमदर्द आदमी है मैं, क्योंकि ही हैज बीन वेरी क्लोज टू मी। तो सब अफवाहें कुछ इस तरह की भी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको जिताने का मकसद था, आपको हराने का कोई इशू नहीं था, उनको जिताना था। क्योंकि आप दूसरी सीट पे आए थे, आपका तो इतना कोई कॉन्फिडेंस था नहीं कि आप इतना वोट लोगे जितना आपने लिया है, जितना आपने काम किया कुछ ही दिनों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिताना था, वो कुछ डील हुई थी, ऐसा कुछ आपको भी सुनने में आया? अफवाहों से बाजार गर्म है, और जब वो कहता क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये अफवाहें तो चलती हैं, होता है। मुझे आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस सीनियर नेता सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। साहब, आपके मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें आप साफ साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हो कि आपको हराने वाला कोई और नहीं, कोई बाहर का नहीं, कोई बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने ये नहीं कहा कि हराने वाला, मैंने ये एक बात अलबत्ता जरूर कही है कि जो मेरी कर्म भूमि थी, जहां से मुझे इलेक्शन लड़ना था, जहां से मैंने तैयारी कर रखी थी, और वो था आरएसपुरा साउथ। और सारी दुनिया जानती है इस बात को, कांग्रेस भी पूरी जानती है। रमन भल्ला साहब जब पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने वहां पे काफी मेहनत की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे जम्मू की जो सीट थी हमारी, इसके ऊपर 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसियों में लीड किया। एक सुचेतगढ़, जहां से मैं डीडीसी हूं इस वक्त भी और आगे 2 साल हूं, वहां से, और एक आरएसपुरा साउथ जहां मैं काम कर रहा था, और एक आगे जाके गुलगुलाबड़ से, बाकी सब जगह लीड जो है अपोजिशन की थी। तो मैं जहां से लीड कर रहा था वो मेरी मेहनत थी। मेरी मेहनत और मेरे साथियों की मेहनत को देख के भल्ला साहब जो है
उधर टिल्ट हो गए। हम्म, उनको लगा कि ये ज्यादा सेफ सीट है, जबकि वो एक सिखों की सीट थी। हम्म, और ये हमने बार बार हमने बोला, सुखी रंधावा जी को भी बोला और बाकी भी जो लोग इन्वॉल्व थे इस प्रक्रिया में उनको भी बोला, लेकिन हमारी सुनवाई हुई नहीं। वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उनका वजन ज्यादा था सियासी। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ नहीं, ये राहुल गांधी जी के साथ धोखा है। हम्म, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरेस्ट करके इतने लोगों को सीनियर रखा और वो ऐसी बात करेंगे, ये है उनकी कर्म भूमि। गांधीनगर था, वो यहां से भी आराम से जीत जाते। हम्म, अगर मैं बाहर से आगे यहाँ पे लड़के 30,000 के करीब वोट ले रहा हूं तो वो तो जीत ही जाते। वहां से हम जीत जाते, आज कांग्रेस की टैली और बड़ी होती। हम्म, अफसोस इस बात का है। बाकी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी ने हराया। मैं, हाँ, मेरी सीट का जो है, जो वो है, वो मैं कह रहा हूं और वो मैं कहता रहूंगा। वो सिखों की सीट बनती थी और सिखों को जानी चाहिए थी, और सिखों के बीच में हमारे से मजबूत नेता की दावेदारी कहीं और की नहीं थी। तो जो बीजेपी के नेता वहां से जीते हैं वो कितने स्ट्रांग थे वहां से? देखें, बड़े आराम से हम हराते उसको, कम से कम 8 से 10 हजार वोटों से हराते। अगर तो खुद आप वहां से इलेक्शन मैं लड़ता तो मैं 8 से 10 हजार वोटों से हराता। क्योंकि हमने जहां मैंने काम कर रखा था, जहां मैं पार्लियामेंट में 8,500 के ऊपर की लीड दे रहा हूं, तो क्या मैं खुद नहीं जीता होता? आप सोचो, इसीलिए 8 से 10 हजार वोटों की बात कर रहा हूं मैं। 8,000 की तो 8,500 की वोट तो लीड ली थी मैंने। तो इसीलिए ये मैंने कहा कि वहां से हम बड़े आराम से जीत जाते। आपकी नाराजगी कांग्रेस से है या रमन भल्ला से? देखिए, मेरी तो उन सभी लोगों से है जो टिकट बांटने की प्रक्रिया में थे, कौन कौन? जो भी थे, कौन कौन? सुखी रंधावा से लेके सोलंकी साहब से भी, मनोज यादव जी से, जितने लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, जिन्होंने हमारी नहीं सुनी। और वो लोग जिम्मेदार हैं आज जो डिबैकल हुआ। ये सब लोग मॉरली दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ये डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग टिकट्स। सांबा में एक आदमी आता है, पता नहीं 11th आवर पे आता है, केडी सिंह, वो देखो आप 3500 वोट लेके बैठा है। और एक आदमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपका, आप जहां से जिसको बड़ी देर से चला रहे हो, उसका फादर 2 बार एमएलए रहा है, वो सामने नजर आ रहा था। ही वुड हैव बीन अ बेटर कैंडिडेट। कम से कम इतना बड़ा नीचे तो नीचे स्तर पे तो ना गिरती कांग्रेस। तो मैं समझता हूं कि करा साहब जो है वो बड़े लास्ट मिनट पे आए। अगर वो कोई थोड़ी देर पहले आ गया होते, ऐसे साफ सुथरा इंसान, ईमानदार इंसान, कम से कम मैं समझता हूं कि काफी हद तक जो है टिकटों का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक हुआ होता और कांग्रेस की हालत बेहतर होती। इतनी नाराजगी आप दिखा रहे हैं, हर इंटरव्यू में आप बात कर रहे हैं, फिर भी आप कांग्रेस में बने हुए? देखें, ये थोड़ी है। देखें, ऐसे है कि वो इस तरह ना, इस दुनिया में हर जगह नाइंसाफी हो रही है, तो जंग तो लड़नी पड़ेगी ना, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, चाहे सिस्टम में कोई भी गलत है, लड़ना है। तो वो मेरा एक बाय नेचर आई एम लाइक दैट। आई कैन नॉट चेंज माई नेचर, आई कैन नॉट सप्रेस माई fighting spirit against injustice. I have been fighting against injustice all along my life. How can I keep quiet when it happens with me? अगर मैं लोगों की जंग लड़ता हूं तो क्या मैं अपनी जंग नहीं लड़ूंगा? और ये मेरी भी नहीं है, ये पूरी पार्टी की बात है, ये राहुल गांधी जी की बात है, ये उसकी विचारधारा की बात है। उस बेचारे ने पूरे हिंदुस्तान को पैदल चल दिया। हमारे लोग जो है 2 कदम भी खुद चलने को तैयार नहीं है, किसी और की मेहनत खाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों से मुझे एहतजाज है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि कोई सुनवाई करे, कोई दिल्ली तक बात पहुंचाए, राहुल गांधी जी से बात करें कि राहुल गांधी जी, ये लोग जिनको आप अपना जनरल बना के पेश कर रहे हो लोगों के सामने, ये लोग हमारी कांग्रेस की आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं खड़े होने देंगे। हम दुश्मन से तो लड़ लेंगे, लेकिन मैं वो कहता ना, मैंने बड़ा खूबसूरत है कि जब से मेरे आंगन में उजाला है, हर शख्स ये कहता है कि दिन डूबने वाला है। मैं अपनी तबाही की तारीख लिखूं कैसे? दुश्मन की तो साजिश है, अपनों का भी हवाला है। तो साहब, अफवाहें कुछ इस तरह की भी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंस से खड़े हुए, बाहू कॉन्स्टिट्यूंस से, उनको जिताने का मकसद था, आपको हराने का कोई इशू नहीं था, उनको जिताना था, क्योंकि आप दूसरी सीट पे आए थे। आपका तो इतना कोई कॉन्फिडेंस था नहीं कि आप इतना वोट लोगे जितना आपने लिया है, जितना आपने काम किया कुछ ही दिनों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिताना था, वो कुछ डील हुई थी, ऐसा कुछ आपको भी सुनने में आया? अफवाहों से बाजार गर्म है
और जब वो कहता क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये अफवाहें तो चलती हैं, होता है। मुझे तो इल्म नहीं है अब किसने क्या किया है। मेरा रब देखे, वो इंसाफ करे, मुझसे नहीं ज्यादा नजर रखी जाती। वो नजर रखे और वही इंसाफ करे। मैं उसी की बारगाह में दुआ करता हूँ उस रब के आगे कि भाई मेरा वाहिगुरु देखे, भाई जिस किसने हमारी पीठ पे छुरा मारा है वही जवाब दे उनको, वही हिसाब करे, मुझसे नहीं हो सकता। बल्ला साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जनाब ये उनकी कह ये उनकी बात है, मैं उनकी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। पर मुझे अलबत्ता जहां लग रहा है, मैंने कहा है कि वो कार्य क्षेत्र मेरा था। बीजेपी को समझ आ गई कि वो सिखों की सीट है, उन्होंने सिख का कैंडिडेट उतार दिया। बिल्कुल। क्या कांग्रेस की लीडरशिप को नजर नहीं आ रहा था, हम्म, जो खासकर जो टिकटों की बांटने की प्रक्रिया में थे? हम्म, ये मैं पूछना चाहता हूँ मैं। और ये बात मैं राहुल गांधी जी के सामने लाए बगैर रहूंगा नहीं। माई माई वर्ड विल बी, मैं पहुंच जाऊंगा एक दिन राहुल गांधी जी के पास और मैं बताऊंगा जनाब आपकी पीठ पे भी छुरा मारा गया, मेरी अकेले की पीठ नहीं है ये मेरे टोनी सिंह की टिकट थोड़ी थी। ये टिकट तो कांग्रेस की थी, ये सीट कांग्रेस की थी, ये कांग्रेस का लाश है। टोनी सिंह का लाश जो है छोटा है, कांग्रेस का लाश बड़ा है। एक विचारधारा की बात हो रही है जनाब। हम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ए डिवाइसिव फोर्सेस, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई हो रही है हमारी। और उसके ऊपर देखें ईवीएम एक जो है, ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्द है इस इलेक्शन प्रोसेस में। मेरी एक ईवीएम ऐसी आई जिसमें पोलिंग जो पोल्ड वोट से उसी में फर्क आ रहा था। अच्छा। वो कह रहे जी एक वोट का फर्क है। मैं कह रही ना सर मशीन में कैसे एक वोट का भी फर्क आए। बिल्कुल। फिर मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं हो गया है। तो फिर अगर वहां पे बोलते हैं, हालांकि उसकी काउंटिंग नहीं की गई, अच्छा, इसकी काउंटिंग हुई नहीं हुई, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन आ गया था हमारा। अच्छा। दोनों को 0-0 मिला है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि देखें, मैं उन लोगों की बात करता हूं कि जो आरएसएस के लोग या ये जो लोग कहते थे हम राम को लाए हैं, आप लोग इतनी शराब लेके आए, आपको शर्म नहीं आती? आपने वो शराब बांटी है इस इलेक्शन में। 2-4 दिन लगातार ड्राई डे था और फिर शराब की तभी एक और बही जम्मू के अंदर। कोई पुलिस का नाका चेक नहीं कर रहा था, कंप्लेंट पे कंप्लेंट थी लेकिन देखने कोई नहीं जा रहा था। सामने राशन बांटे जा रहे थे और फोटोग्राफ है वहां पे, पुलिस भी खड़ी है, एसडीएम भी खड़ा है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा था और कानों से बहरा होकर बैठा था। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में सुनवाई नहीं थी। पैसे की गाड़ियां पकड़ी गई रजौरी के अंदर, एम्बुलेंसों में शराब गई। आप सोचो ये कंप्लेंट्स किसी ने सुनी नहीं हमारी। जैसे भाई आपकी नहीं सुननी बस, और उसके ऊपर ईवीएम की धांधली। अब तो हमें तो बाद में पता चला हरियाणा के इलेक्शंस के देख के भाई 99% बैटरी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना है। तो मेरी तो कई मशीनें ऐसी थी जो 99% शो कर रही थी। तो इसलिए आज मेरे ख्याल एक वीडियो भी सामने आया हर्षदेव जी का कि भाई स्ट्रांग रूम खुल रहा है, खुलने की उसकी वो आ रही है, सामने वीडियो आ रही है, रिकॉर्डिंग आ रही है। तो कहां से ये? तो मैं समझता हूं बैलेट इज द ओनली राइट वे टू डिफेंड डेमोक्रेसी। अदरवाइज अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो ईवीएम को हटाना है। दिस इज माय टेक ऑन इट। मैं तो ये बड़े खुले मंच पे भी कहूंगा। अब लोग कहेंगे कि भाई हार गया तो इसलिए कह रहा है, वो नहीं है। लीडर हारने और जीतने से बड़ा ऊपर है। और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैंने इलेक्शन हारी है, ना हिम्मत हारी है और ना आपके मैं वादे हारने दूंगा। मैं काम करने वाला बंदा हूं, काम करके दिखा दूंगा। जो कहा है सरकार में हलचल पैदा कर दूंगा, चाहे मैं जीता हूं या नहीं जीता हूं। मुख्यमंत्री तक आप लोगों के मुद्दे ले जाऊंगा और आप के मुद्दे जो हैं वो कैबिनेट में पास हो जाएंगे। इतना दमखम रखता हूं। और मुझे मालूम है जो हमारा चीफ मिनिस्टर बना है वो कैसा है। उसको कोई डेपुटेशन नहीं चाहिए। जब उसको पता है कि ये ठीक है सीट, अगर उसको पता चल जाए ये सच्चाई है, ये नीचे ठीक है चीज, तो वो एक्शन होगा। और उसमें कांग्रेस की बराबर की उसमें हिस्सेदार है सरकार में। तो हम समझते हैं कि जो मैंने वादे किए हैं, चाहे वो नाला डेवलप करना है, चाहे बस्तियां हैं जो बागे बाऊ की
वाल्मीकि बस्ती है, चट्ठा में कुलियां की है, बठिंडी है पूरी, मलिक मार्केट है, या ये बागे बहू का पूरा नीचे जो क्षेत्र है, गोरखा नगर है, कासम नगर है, राजीव नगर है, इन बस्तियों को रेगुलराइज कराना है। ये इधर नाना नगर, संजय नगर में भी है, इनको रेगुलराइज कराना है, क्योंकि आप बुलडोजर का डर दिखा के लोगों को घरों में जबरदस्ती आप झंडे लगवा रहे थे कि भाई लगा लो झंडे, नहीं तो बिल्डिंगें गिर जाएंगी। तो ऐसे करके जो हुआ है इलेक्शन, तो मैं समझता हूँ ये फेयर नहीं है। तो इनको रेगुलराइज करा देना है ताकि लोगों के दिलों से डर निकल जाए। साफ पीने का पानी नहीं है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में था, तो मैंने उनको बोला क्या आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि भाई माता जो बावे वाली माता जहां हर आदमी जाता है इलेक्शन में भी जितवा दो, तो उसके वहां पर जो उसके डोर स्टेप के ऊपर उसके पांव तले जो है साफ पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी है जनाब। आपका पांव जहां पड़ा है वहां पे पाइप है, पाइप के ऊपर सुराख है, उसके ऊपर आपका पैर है और पानी जा रहा है। WHO भी जो कहता है वो ये कहता है कि आप सरकार को साफ पीने का पानी मुहैया कराना अपने लोगों को। बठिंडी में जनाब 15-15 दिन बाद पानी जाता है, और उस पर यह है कि PHE के जितने लोग थे, इन लोगों ने वहां पे गाड़ियां भी बंद कर रखी थी कि सरकारों को, के अफसरों को, कईयों को खुश करने के लिए कि देखो हमने इन इलाकों में गाड़ियां भी बंद कर दी। शर्म की बात है ऐसी चीफ इंजीनियर के ऊपर। और चीफ इंजीनियर साहब आप बाहर निकले अपने AC कमरों में से और लोगों के बीच में जाएं, और JJM वालों को बोलूंगा कि प्लान बनाएं इस इलाके का, ट्यूबवेल रखें इस इलाके में। आप बात करते हैं कि जम्मू, ये है जम्मू स्मार्ट जम्मू, जब आप पीने का पानी नहीं दे रहे हो। तरकुटा नगर, साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। छलनी में पानी की कमी है, सैनिक कॉलोनी में कमी है, ग्रेटर कैलाश में कमी है पानी की, बठिंडी में कमी है, चौथी में कमी है, और सबसे बड़ी बात गोरखा नगर और बागे बहू में पानी साफ नहीं मिल रहा पीने का। और आप बोलते हो ये मंदिरों के शहर को माता रानी के शहर है। आप लोगों पे लानत है PHE वालों और जल शक्ति वालों, आप लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे हो। और पाइपें फटी पड़ी हैं, आपने 13,000 करोड़ का पाइपों का घपला कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी परमार चिल्लाता रहा, किसी ने इंक्वायरी तक नहीं कराई, कोई CBI, कोई EDI नहीं जागी, ED नहीं जागी। शर्म नहीं आती आपको? फिर आप लोग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शराब का घपला इस जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। ओवर चार्जिंग रोज की 2-2 करोड़ रुपया है, और एक्साइज कमिश्नर सोया, पूरी डिपार्टमेंट सोई है, कोई ओवर चार्जिंग, वो जो स्वाइप मशीन है सारी शराब की दुकानों की खराब कर रखी है क्योंकि ओवर चार्जिंग करनी है। लेकिन अब सरकार आई है, सरकार से कहेंगे कि एक तो ये शराब के ठेके जितने एक ही आदमी को दे रखे हैं, हमने यहाँ पे अंबानी अडानी नहीं पालने हैं। माइनिंग के लिए छोटे पीसेस करके ऑक्शन करें ताकि जो लोकल लोग हैं वो इस ऑक्शन में आए, वो कमाएं। ये नहीं कि सारे एक ही ठेकेदार को दे दिए जाएं और बाहर के लोग यहाँ से सारा पैसा साइफन आउट करके लेके जा रहे हैं, चाहे माइनिंग के थ्रू चाहे लिकर के थ्रू, वो सारा पैसा स्टेट का बाहर जा रहा है। आप जैसे फारूक साहब ने पहले 96 में शराब की दुकानें हर एक आदमी को बांटी थी, एक आदमी को एक ही दुकान हो, दूसरी ट्रेल भी मिल जाए तो ही शुड बी बुक्ड अंडर PSA। ऐसा कानून बने, सब लोग कमाए। हम 1-2 ठेकेदार को पाल के क्या करेंगे भाई? ठेकेदार जम्मू से बाहर से आ रहा है, ठेकेदार यूपी बिहार से आ रहा है, वो आके यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन बीच में ऐसी फॉर्मेलिटी डालता है कि चाहे एक मशीन शायद है जी हमारे ठेकेदार के पास नहीं है, तो वो कहीं से लाता है, वो कहता है मेरे पास है जी, मैं क्वालिफाई। जबकि 90% मशीनरी रेंट पे भी चलती है कई जगह। लेकिन हमारे लोगों को ठेकेदारी माफिया, लिकर माफिया, माइनिंग माफिया का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर लोगों से कहूंगा, उन गरीब साथियों से जिनकी हम इंसाफ करने की बात करते हैं, जब वो रात को 35 रुपए की फ्री टी में बिक जाता है, चंद पैसों में बिक जाता है, अपने वोटों को बेच देता है, फिर हम आपसे कैसे इंसाफ करें? आप हमसे तो उम्मीद लगाते हो कि नेता ईमानदार हो। मैं कह रहा हूं 24 कैरेट ईमानदारी से काम करता हूं मैं। कोई एक पैसे का भी हेराफेरी, 30 साल सियासत की है बॉर्डर पे, कोई एक पैसे की हेराफेरी की बात करे कि टोनी सिंह ने भी वहां पे किसी ठेकेदार से पैसे खा लिए, वहां पे किसी से पैसे ले लिए, किसी की ट्रांसफर में पैसे खाए, किसी से कुछ खाया,
बोले, चाय का कप पिला के हमने ऑर्डर करके अपने यहाँ से देता हूँ। ईमानदारी से नेतागिरी करता हूँ, नेता हूँ, लीडर हूँ। पॉलिटिशियन शायद मैं ना बन पाऊँ कभी, लेकिन मैं जब तक मैं इस शोबे में हूँ, माई फादर वंस सेड, टोनी आई कैनॉट गाइड यू, विच पार्टी डू यू ज्वाइन, फॉर मी ऑल पार्टीज आर गुड एंड ऑल पार्टीज आर बैड। तो मैंने कहा बट आई वॉन्ट यू टू बी नोन एज गुड मैन इन पॉलिटिक्स। तो हमने उस दिन लिख के लगा लिया माथे पे कि नॉट फॉर सेल। हम इस नेतागिरी करेंगे। ये नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि टोनी सिंह ने पैसे मांगे किसी से। इलेक्शन में कई लोगों ने 11 रुपए वो ठूठी में डाल के दिए हैं मुझे, 51 रुपए दिए हैं, ज्यादा भी दिए हैं, लेकिन मैंने किसी से ऐसे नहीं मांगे कि मुझे पैसे दे, इलेक्शन में लड़ना है मुझे ना। मैं पुराने इलाके में भी एक इतनी गरीब मेरी बहन थी, उसने मुझे ₹1.25 और एक ठूठी मेरे सिर पे बारना लगा के मुझे दी है। मैंने लिया है वो पैसा, और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ ऐसे मैंने कहा अगर इसका नहीं लिया, ये सोचेगी कि ये मैं 11 रुपए या ₹1.25 या ₹5 दे रही हूँ, तो ये शायद किसी अहंकार की वजह या किसी डर के लिए पैसे के, इसके ये दुआओं वाले पैसे हैं, कहीं मेरा भगवान मुझसे कोई गलती ना करा दे, उसकी फीलिंग्स ना हर्ट होने, इसलिए कई बड़े भाइयों ने की तरह मुझे मदद भी की है, ज्यादा भी दिए हैं। बाकी सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ मेरा छोटा भाई, जो आज के जमाने का लक्ष्मण है। मुझे रब सबको दे ऐसा भाई, बहुत मदद की एज ए फैमिली भी, और पूरी फैमिली ने भी, और उसने पूरा काम देखता है। मैं तो कभी देखता नहीं हूँ ज्यादा कैसे हो रहा होता काम। आज हमेशा आज तक वो मेरे पीछे खड़ा रहा है बड़े मजबूती के साथ। उसने काफी मेरी मदद करता है, वही देखता है सारा काम। तो मैं समझता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू हिम एज वेल। टोनी साहब, जिस रमन भल्ला पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके टिकट बंटवारा जो उनके द्वारा सही नहीं किया गया तो आप हारे हैं, वो खुद भी तो अपनी सीट हारे हैं, वो कौन सा जीते हैं? इसीलिए हारे क्योंकि वो क्षेत्र नहीं था उनका। वो यहाँ से लड़ते वो जीत जाते, हम वहां से लड़ते हम जीतते। 2 सीटें जाती कांग्रेस। इसी तरह सतीश की सीट थी, छंब की सीट थी, अखनूर की सीट थी, इसी तरह वो भी हारी है। लेकिन कांग्रेस के 4 सीटें तो हमारी ऐसी हारी। लाल सिंह भी हारे, मनोहर लाल शर्मा भी हारे, मैं कह रहा हूँ विकार रसूल वानी बानिहाल से जो। तो मैं ईवीएम का भी बीच में नाम ले रहा हूँ। बीजेपी से तो हम लड़ सकते हैं, ईवीएम से नहीं लड़ सकते भाई। ईवीएम एक बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड है वोटों के साथ। आपका एक ओटीपी मिलता है, आपके बैंक के सारे पैसे गायब हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हो कि इनका ओटीपी तो इनके पास ही है पहले। और इलेक्शन कमीशन जिसमें दुनिया भर के लोगों ने सवाल उठा दिया है, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, जो हमारी शिकायत नहीं सुनता है। आप पूरा हरियाणा इकट्ठा होकर चला गया वहां पे, सुना किसी ने कुछ? लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, और कोर्ट में भी लोगों को उतना यकीन अब रह नहीं गया कोर्टों में भी। अब एक चंद्रचूड़ जी कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, कितने हमें तो बर्बाद चमन के होने को एक ही उल्लू काफी है, और शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, क्या कारण मानते हैं और फायदा क्या है 29 सीटें जीतने का बीजेपी को? क्या ये बीजेपी जाने और लोग जाने जिन्होंने किया है। मैं तो समझता हूं कि ये वोट जो है दोबारा जम्मू संभाग के अंदर दोबारा एक बार जो है उससे डलवा लें, जो बैलेट पेपर से डलवा लें, फिर पता चले कि असलियत है कहाँ। मुझे नहीं लगता है ये मैनेजमेंट ऑफ ईवीएम है, ऐसे नहीं है। ऐसे वो 2-4 सीटें अब वो अगर बोलेंगे कि वो कैसे एक रविंदर रैना को 1-2 सीट और उनको हरवा के फिर वो बोलेंगे वो क्यों जीत गया, वो क्यों हार गया, फिर उसको भी जितवा लेते, उसको हरवा के बाकी 29 जायज करवा ली। मैं तो ये कहता हूँ करो, चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, करो दोबारा ये इलेक्शन करो उसके ऊपर बैलेट पेपर पे। अगर है आप पे इतना ही आपका दमखम हो तो करो ना इसके ऊपर। क्यों आप नहीं होने दे रहे हो ये चेंज? जब पूरा हिंदुस्तान कर रहा है तो करो चेंज, क्यों नहीं कर रहे हो? अब कहेंगे ये कांग्रेस ने लाई थी मशीन। सच तो यही है, कांग्रेस ने लाई थी, यही ना। तो जब वर्ल्ड ओवर ये साबित हो रहा है कि दिस इज हैकेबल, और इलॉन मस्क जैसे लोग कह रहे हैं जो
साइंस की दुनिया के मतलब एक कीड़ा माने जाते हैं कि भाई सुपर वो माने जाते हैं ह्यूमन, तो वो कह रहे हैं इट इज हैकेबल। जब आपके पेगासस हो सकता है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, इतना बड़ा स्कैम हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं कहता हूँ कि विच द मशीनरी दैट हैज कम अंडर डाउट शुड बी रिप्लेस्ड। तो सब अफसोस हो रहा है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते, आज किसी मंत्रालय में होते, सीट आपकी मर्जी की होती, उमर साहब आपके मतलब सीनियर रहे हैं पहले भी, जब यूथ में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे, तो अफसोस तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी अगेन इज अ वेरी ग्रेट लीडर एंड आई एडमायर राहुल गांधी। और बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उमर अब्दुल्ला अगेन इज ए ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ और ईमानदार नेताओं में मैं उसको शामिल करता हूँ। हमदर्द आदमी है मैं, क्योंकि ही हैज बीन वेरी क्लोज टू मी। दिल से अच्छा आदमी है, मतलब ही डजंट नो बैक बाइटिंग, ही डजंट उसको डर्टी पॉलिटिक्स नहीं आती है, ठीक है। और उसकी ईमानदारी का फायदा भी लोगों ने इसी तरह लिया कि बड़े सारे हम जैसे लोग भी वहां, क्योंकि वहां से छोड़ने का कारण यही था कि जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पॉइजन कर दिए उनके ईयर्स में कि भाई, तो फिर ऐसी चीजों में वो ही इज अ क्लीन मैन, तो आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। अगर तो दावत देते हैं जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए अब इट इज आई एम ऑन ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक मैं पार्टी के जिम्मेदार ओहदे पे हूँ और मैं हूँ, हाँ बाकी प्यार है, हमने सरकार इकट्ठे बनाई है, हमारा समझौता तो है ही है। बिल्कुल। और फारूक साहब, अब्दुल्ला साहब इज फादरली फिगर टू एवरीवन, तो बड़े लोग हैं। ऐसे ऐसे तो अभी देखिए ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ही इज एन एल्डर ब्रदर टू मी एज वेल आल्सो। वो सबके सामने बोल देते हैं टोनी इधर आ, तो दैट डजंट मीन दैट आई एम ज्वाइनिंग बीजेपी। वो दिवाली की जब भी कोई दिवाली मेला रखते हैं मुझे बुलाते हैं। तो ये छोटा शहर है, छोटी स्टेट है, तो आपस में रिश्ते लोगों के बड़े गहरे हैं, बुने हुए हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीजें अलग हैं, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। तो साहब आपने कहा अपना उमर अब्दुल्ला साहब ईमानदार लोग, मतलब जो पॉलिटिशियन उनकी कैटेगरी में आते हैं, राहुल गांधी, करा साहब, रमन भल्ला किस कैटेगरी के नेता हैं? ये रबर वाला जवाब देंगे। मैं देखें, अब मैं इस पे कोई कटाक्ष या वो नहीं कहना चाहता, ये अपनी अपनी सफाई खुद दें। हम अपने बारे में मैं बात कर सकता हूँ। देखें, मेरा करेक्टर है मेरे हाथ में, मेरा किरदार के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मेरी बोली बानी के लिए मैं डिसरिस्पेक्ट तरीके से लोगों को बोलूं, मैं कोई गलत बात करूं, तो आई शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ईमानदार अगर आप बोल सकते हैं तो बाकी चीजें बोलने में क्या है? तो मैं खुद हूं, मैं खुद ईमानदारी से नेतागिरी करता हूं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? अब रमन भल्ला भी हैं, आप भी हैं। नहीं देखिए, पार्टी में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट ओपिनियंस के साथ लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा कोई दुश्मनी हो गई है, बट कहीं तो करेक्शन की जरूरत है, वो जरूर बोलनी है। कोई मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। तो मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, आज भी सीनियर हैं, वो मुझे एक अच्छा दोस्ताना है हमारे में। लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म में जहां बात आएगी तो जरूर बोलेंगे भी भाई यहाँ पे गलती इस बात में कितनी सच्चाई है? बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अपने बेटे को, जैसे भल्ला को, जो है वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करवाना चाहते हैं अगले आने वाले इलेक्शंस में। देखिए, ये आगे भी किसी ने सवाल किया है मुझे, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, शायद रमन भल्ला जी बेहतर जवाब दे पाए। कहीं सुना हो, कहीं चलो खबर सुनने में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन क्या क्या हर सुनने चीज में जो आ होती है वो हकीकत नहीं होती। अब ये तो रमन भल्ला जी बताएंगे इसके बारे में। चलिए, मैं शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और हारे हैं। और कहीं ना कहीं आरोप, या हम कहें तो रमन भल्ला जी की गलत नीतियां, टिकट बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं इनका मानना है कि अगर रमन भल्ला जी बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते और आरएसपुरा सीट से टीएस टोनी साहब लड़ते तो दोनों ही सीटें कांग्रेस की हो सकती थी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।